खबर अपने एमपी में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश में बेलगाम होते माफियाओं की, उन पर सरकार के कसते शिकंजे और उस पर हो रही सियासत की। दरअसल मंत्री ओपीएस भदौरिया के बंगले पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केवल 2 घंटे में पुलिस ने यह सफलता हासिल की। एसपी मनोज सिंह ने खुद मोर्चा संभाला था। जिले भर में नाकाबंदी की गई थी। आखिरकार अमायन और भरौली के बीहड़ से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार से आए आरोपियों ने मेहगांव स्थित ओपीएस भदौरिया के आवास के बाहर फायरिंग की थी। पूरी घटना करीब रात 9 बजे की है। हम इस संबंध में विवेचना कर रहे हैं, कौन है क्या है। अभी जो उन्होंने बताया उस हिसाब से अपराध 307 का पंजीबद्ध कर लिया। पार्टियां इनकी गिरफ्तारी है तो नाकाबंदी पूरे जिले की करा दी गई है और पार्टियां रवाना हो गई हैं और इसी दिन को पकड़ लिया जाएगा। तत्पश्चात पूरी स्थिति सामने आएगी। एमपी कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, अराजकता का माहौल है। रेत माफिया हमला कर 5 जवानों को घायल कर देता है। मंत्री के घर के बाहर गोलीबारी हो रही है। वन रक्षक की हत्या हो जाती है। सिपाही बागी बन रहा है। उनके मुताबिक डीजीपी और गृह विभाग के अपर सचिव के बीच का विवाद सड़कों पर आ रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार को जवाब देना चाहिए। बीजेपी सरकार ने अराजकता को आत्मनिर्भर बना दिया। सिपाही बंदूक लेके भाग रहा है, कह रहा मैं बागी हो गया हूं। किसको आत्मनिर्भर बना दिया आपने? मध्य प्रदेश के डीजीपी जो पुलिस का सबसे बड़ा आदमी है और जो गृह एसीएस है, उनके विवाद सड़कों पर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को जवाब देना चाहिए कि जनता चाहती थी शांति और आपने अराजकता को आत्मनिर्भर बना दिया है। प्रदेश में चल रहे एंटी माफिया अभियान पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस को सबसे बड़ा माफिया बताया है। सारंग ने कहा कि सरकार में माफियागिरी नहीं चलेगी। पहले डाकुओं से प्रदेश को मुक्त कराया, अब माफिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे। चाहे कालाबाजारी से जुड़ा हुआ माफिया हो, चाहे नशे से जुड़ा हुआ माफिया हो, वो मध्य प्रदेश में पूरी तरह नेस्त नाबूद होगा। यह हमारा संकल्प है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो और इस मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की माफियागिरी अब नहीं चलेगी। सबसे बड़ा माफिया तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस के नेता ही तो हैं। आप देख लीजिए, कालाबाजारी से लेकर रेत और रेत से लेकर ड्रग तक हर जगह केवल कांग्रेस के नेता ही इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि एमपी में माफियाओं पर कार्रवाई जारी है और किसी भी तरह के माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की जमीनों को माफियाओं से मुक्त कराया गया है। सीएम ने दिग्विजय सिंह के आरोपों पर कहा कि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। शिवराज सिंह ने कहा कि मेरे सीएम रहते एक भी शराब की दुकान नहीं खुली, लेकिन नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को शराब से दूर रहने का प्रयास करेंगे। सीएम शिवराज सिंह ने ग्वालियर में चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि सभी हेरिटेज जगहों को विकसित करने की योजना है और पर्यटन को लेकर मंत्री समिति काम करेगी। कि मध्य प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ जारी है और मैं बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं कि लगभग 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन है पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग मुक्त करा चुके हैं। जिनने भी अपने मसल पावर और रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया, वो तोड़ा है। आगे कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार के माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। दिग्विजय सिंह की कोई विश्वसनीयता बची है क्या? दिग्विजय जो कहते हैं लोग मानते, वो कभी हो ही नहीं सकता। आप महाराज को आशीर्वाद दे रहे हैं, वो कोई विश्वास करेगा क्या? बताइए, उनकी क्या बात करेंगे? ग्वालियर के फूलबाग मैदान से सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा 1.25 साल में कमलनाथ ने ग्वालियर का विकास रोक रखा था, जिसे हम ब्याज के साथ वापस लौटाने आए हैं। उन्होंने कहा हम पाखंड करने सरकार में नहीं आए हैं। आने वाले 5 साल में कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। ये सरकार समाज के हर वर्ग की है। इसके साथ ही उन्होंने जल संसाधन विभाग के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि 6000 करोड़ का प्रावधान इस बजट में हम कर रहे हैं, जिसमें से 26 लाख घरों में नल कनेक्शन लगाए जाएंगे।
ग्वालियर और मध्य प्रदेश वासियों के लिए खुशी की खबर है। 15 फरवरी से ग्वालियर मेला शुरू किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेला कार्यालय का उद्घाटन करते हुए इस बात की जानकारी भी दी। उन्होंने ऐलान किया कि इस बार भी मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। सीएम ने कहा कि कोरोना काल में मेले को लेकर असमंजस था, लेकिन अब मेले को भव्य बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। इससे पहले सीएम ने विमानतल परिसर से दीनदयाल बस और स्मार्ट सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम ने शहर में विकास कार्यों की समीक्षा की और शहर के विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सांसद विवेक शेजवलकर, इमरती देवी समेत कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे। इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने उमा भारती की शराबबंदी की मांग को सराहनीय बताते हुए कहा कि जन जागरण के जरिए नशा मुक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। प्रदेश सरकार अवैध मादक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई करती है। प्रस्ताव है वो आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ साथ राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय दोगुना करना, सुदृढ़ अवसंरचना, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सभी के लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के संकल्प को और सशक्त करने के लिए। एमपी के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन में हुई हिंसा को जायज ठहराने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस का विश्वास हमेशा हिंसा में रहा है। उन्होंने कहा हिंसा करना कांग्रेस की मानसिकता है। जब जब कोई दूसरा दल सत्ता में आता है, कांग्रेस हिंसा के जरिए उसे हटाने का काम करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को कांग्रेस की सुनियोजित योजना तक पता डाला। वहीं उमा भारती की शराबबंदी की मांग पर उन्होंने कहा कि जो भी नशा मुक्ति के लिए आगे आ रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। एकदम से शराबबंदी करने से अवैध शराब का व्यापार बढ़ेगा। बीजेपी की सरकार में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खुली है। धीरे धीरे प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ रहा है। श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा, माननीय कलेक्टर सरकार कृपया। हम सब लोग लंबे समय से ये बात कह रहे हैं, पहले भी अभियान चलाया है कि हमें लोगों को नशा मुक्ति की तरफ प्रेरित करना चाहिए। शराबबंदी, एकदम अचानक शराबबंदी करने से अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ेगा, तो धीरे धीरे मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ बढ़ रहा है। सरकार के स्तर पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जन जागरण भी कर रहे हैं, जिससे दोनों स्तर पर एक वातावरण शराब के खिलाफ, नशाबंदी के खिलाफ बने। भले ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। इंदौर नगर निगम पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस ने मंडल और वार्ड स्तर पर बैठकें भी शुरू कर दी हैं। इन बैठकों के माध्यम से न केवल कांग्रेस की रीति नीति को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है, बल्कि वार्ड के पार्षद और महापौर प्रत्याशी के लिए भी रायशुमारी भी जनता से की जा रही है। कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष विनय बाकलीवाल का कहना है कि कांग्रेस ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। 20 साल से इंदौर नगर निगम में बीजेपी का कब्जा है, लेकिन हालत क्या है ये किसी से छिपी नहीं है। इंदौर नगर निगम की 20 साल की नाकामियों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनाव के समय जनता के बीच में जाने वाली पार्टी है, चुनाव के बाद उसे जनता की याद नहीं रहती है। बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी ने कहा कि प्रदेश की जनता को बीजेपी और उसके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। निश्चित रूप से यूथ तो हमारा सबसे बड़ा फोकस है ही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टिकट दें। और जो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का जो इस परिषद और नगर निगम में जो कब्जा है, महापौर उनका है, और जो भ्रष्टाचार और गुंडागिर्दी का जो आलम इस नगर निगम ने मचा रखा है, उन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और निश्चित हम जनता से हमको उसका प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है। जन भावना के अनुरूप जनता की सेवा करिए तो जनता उसको याद रखती है। जनता स्वार्थी लोगों को याद नहीं रखती है कि काम पड़ता है जब आते हैं और काम निकल जाता है जब वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे ऊँट के
सिर से जो बोलते सिंह गायब होते हैं, उस प्रकार से ये लोग गायब हो जाते हैं। जनता इनके स्वार्थ को अच्छी तरह समझ चुकी है और मुझे लगता है कि जनता अब इनको पूर्ण रूप से नकार चुकी है। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले शंकराचार्य एक बार फिर अपने बयान के कारण सुर्खियों में हैं। कटनी में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा। शंकराचार्य ने कहा कि ये लोग राम मंदिर बनाएंगे या विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं। विश्व हिंदू परिषद के लोग भगवान राम को भगवान नहीं मानते हैं। शंकराचार्य ने कहा कि मंदिर के लिए बने नए ट्रस्ट में कोई भी शंकराचार्य नहीं है, धर्माचार्य को शामिल नहीं किया गया है। पूर्व में भी चंदा लिया गया, उसका अता पता नहीं है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर शंकराचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगे मान लेना चाहिए। ये सब कल्पित लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। ये मंदिर बनाएंगे कि विश्व हिंदू परिषद का ऑफिस बनाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। वो क्या बना के खड़ा कर देंगे, उन पर रुपये का क्या होगा। इन्होंने ईटा की पूजा करके रुपये इकट्ठा किया था, उसका क्या हुआ। शंकराचार्य स्वरूपानंद के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस ने कहा कि मंदिर के नाम पर विश्व हिंदू परिषद ने पहले भी काफी पैसा इकट्ठा किया है। अगर उस पैसे का हिसाब मिले तो इससे ही भव्य मंदिर निर्माण हो जाएगा, जिसका अब तक कुछ भी पता नहीं है। अब जो पैसा आ रहा है वो बीजेपी नेताओं की जेब में जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने साफ किया कि उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है। अब पैसा इतना आ रहा है, अथाह पैसा आ रहा है और ये बीजेपी के नेताओं की जेब के अंदर जा रहा है। इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ जो पैसा इकट्ठा हो रहा है भगवान नाम के नाम पर, उसका सदुपयोग होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान राम को सब लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो चंदा इकट्ठा हो रहा है आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं की जेब में जा रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं की जेब के अंदर जा रहा है। जाते हैं, अड़ी डाल के पैसा इकट्ठा करते हैं और हर नेता वहाँ करोड़ों की तादाद में पैसा इकट्ठा कर रहा है। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य हैं। हमें विष्णु हिंदू संतों का हमेशा सम्मान करती है, उनका भी पूरा भाई सम्मान करती है और उनके वचन तो संतों के वचन हमारे लिए आशीर्वाद रहते हैं। वो संतों के वचन कड़वे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, तो हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार के प्रश्न पहले भी कई राजनीतिक पार्टियां उठा चुकी हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई लगता है तो उसके लिए संविधान है, कानून है, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उससे कहीं से भी जानकारी मिल सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। भोपाल में अब अवैध कॉलोनियों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा। संभागायुक्त कविंद्र कियावत ने संभाग के सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी में किसी को भी बिजली कनेक्शन नहीं देने के लिए उन्होंने बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं। अवैध कॉलोनी में विद्युत कनेक्शन देने वाले अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की उन्होंने बात कही है। नियमों को नजरअंदाज कर कॉलोनी काटकर बेचने पर उन्होंने डेवलपर और भूमि स्वामी दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भोपाल समेत कई जिलों में खेती की जमीन पर बिना अनुमति के अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। लोग सस्ते के लालच में आकर प्लॉट ले लेते हैं। परमिशन न होने पर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिसके बाद लोगों को खासी परेशानी होती है। राजधानी भोपाल में अवैध कॉलोनी में बिजली कनेक्शन न देने के आदेश पर बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने भोपाल कमिश्नर से सवाल किए हैं। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि अवैध कॉलोनी बनते समय क्यों नहीं रोकी जाती, इस स्तर पर क्यों रोका जाता है, मकान मालिक परेशान होगा, बिल्डर्स का क्या बिगड़ेगा। ये ट्वीट यशपाल सिसोदिया की तरफ से किया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल में मेट्रो का काम बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। आपको हम बता दें कि साल 2011 में भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट पर काम कछुए की चाल से चल रहा है। और तो छोड़िए, अभी तक आधे पिलर्स तक तैयार नहीं किए जा सके हैं। सभी 50% पिलर्स का निर्माण ही हो पाया है। अभी भी बाकी पिलर्स बनाने में 28 महीने तक का समय लग सकता है। मुख्यमंत्री ने पिछले साल नागपुर की तर्ज पर काम करने की बात कही थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा। नागपुर में जहां 34 महीने में मेट्रो का सफर शुरू हो गया था, तो वहीं भोपाल में अभी पिलर्स ही तैयार नहीं हो पाए हैं। अगर इसी तर्ज पर काम हुआ तो अभी भी कम से कम 28 महीने पिलर्स तैयार करने में समय लग सकता है।
आइए अब आपको बताते हैं कि भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में कब क्या हुआ है। दरअसल 2009 की अगर हम बात करें तो 2009 में नगरीय प्रशासन में मेट्रो की फाइल चलनी शुरू हुई थी। 2010 में अप्रैल में डीएमआरसी से प्री फिजिबिलिटी के लिए करार किया गया था और 2011 की बात करें तो दिसंबर में डीएमआरसी ने रिपोर्ट सौंपी थी। 2012 मार्च में डीएमआरसी की बजाय ग्लोबल टेंडर देने का फैसला किया गया। 2012 अक्टूबर में नई कंपनी से डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 2013 की बात करें तो मई में एलआरटीसी को काम दिया गया। 2014 में फरवरी में कंपनी की अंतरिम रिपोर्ट मंजूर हुई। 2014 अक्टूबर में फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। 2015 जनवरी में मेट्रो कंपनी के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई। 2015 में अक्टूबर में जायका से लोन लेने का फैसला किया गया। 2016 की बात करें तो फरवरी में जायका की टीम आई। 2016 मई में नवंबर तक जायका ने लोन मंजूर करने की बात भी कही। 2016 अक्टूबर में जायका का लोन देने से इनकार हो गया और 2017 में हम बात करें तो दूसरे इंटरनेशनल बैंकों से लोन लेने पर विचार किया गया। जून 2018 में केंद्र सरकार ने भोपाल और इंदौर में मेट्रो की मंजूरी मेट्रो को दी और 14 सितंबर 2019 को कमलनाथ ने इंदौर मेट्रो का भूमि पूजन किया। 26 सितंबर 2019 को कमलनाथ ने भोपाल में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। सोम डिस्टिलरी पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल डिस्टिलरी पर शराब बनाने के लिए उपयोग में आने वाली स्प्रिट का दुरुपयोग करने के लिए सरकार ने उसके चारों तरफ 30 फीट ऊंची दीवार उठाने का आदेश जारी किया है। प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि सोम डिस्टिलरीज पर नियमों के खिलाफ बनाए गए सभी टैंकर्स को 30 फीट ऊंची दीवारों से 1 महीने में कवर किया जाए। सोम डिस्टिलरीज में प्रवेश करने और राजस्व सुरक्षा के लिए सिर्फ एक गेट रखा जाएगा। तब तक टैंकों के उपयोग पर आबकारी आयुक्त द्वारा जारी प्रतिबंध लागू रहेगा। वहीं 1 महीने में सोम को प्रतिवेदन देकर आबकारी आयुक्त से आदेश अनुसार किए गए कार्य की पुष्टि करवाना होगा। इंदौर में राशन घोटाला मामले में 2 उपभोक्ता संस्थाओं ने गबन की राशि जमा करा दी है। दोनों उपभोक्ता संस्थाओं ने 2,20,000 की राशि जमा कराई है। कलेक्टर ने 12 संस्थाओं पर 79 लाख रुपए गबन की राशि निकाली थी। वहीं राशि जमा न करने पर संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके अलावा दवे बंधुओं से गबन की राशि के अलावा अब निगम रिमूवल चार्ज भी वसूल करेगा। निगम दवे बंधुओं के 4 मकान तोड़ने का 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा वसूलेगा। भोपाल क्राइम ब्रांच को अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल लगी है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने भोपाल, भिंड, मुरैना, रायसेन समेत अलग अलग जिलों में छापेमारी कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को हथियार का जखीरा भी मिला है। कट्टा, देसी पिस्टल, राइफल समेत करीब 30 हथियार और 78 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गिरोह का सरगना आनंद शर्मा भिंड, मुरैना में अवैध हथियार फैक्ट्री चलाता था और यहीं से कई राज्यों में हथियार की सप्लाई करता था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हमने जितनी जो 30 आप देख रहे हैं टोटल अवैध हथियार हैं, जिसमें 72 कारतूस भी हैं, इसमें कट्टे भी हैं, पिस्टल भी हैं, 315 बोर की जो आप सामने देख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो भिन्न भिन्न जगह से क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा जब्त की गई हैं। इसमें जो 8 लोगों की अभी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, इसमें आगे भी हम अभी काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें आगे भी जो हथियारों के संबंध में पूछताछ जो होना है, उसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें और खुलने की संभावना। ग्वालियर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। रिटायर्ड बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ युवती और उसके साथियों ने 6 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित डबरा तहसील के रहने वाला है। रिटायरमेंट से पहले उसकी पोस्टिंग भितरवार तहसील में थी, जहां उन्होंने एक महिला के घर में कमरा किराए पर लिया था। रिटायरमेंट के बाद उसी महिला ने उन्हें जन्मदिन की बात बोलकर 6 दिसंबर 2020 को अपने घर बुलाया, जहां महिला ने उन्हें रात में रोक लिया। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो उसकी खाट पर एक अन्य महिला लेटी हुई थी, जिसके बाद से महिला और उसके साथी रिटायर्ड बिजली विभाग के कर्मचारी को ब्लैकमेल करने लगे। आरोपियों ने पीड़ित से 6 लाख रुपए ऐंठ लिए। प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल तीनों फरार हैं।
कि कोई महिला उनके साथ में है और उसका पति और एक अन्य महिला ने आके उनको बताया कि आपने इस महिला के साथ में गलत काम किया है। इस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया और पैसा लिया है, ऐसा उन्होंने आवेदन शिकायत में दिया है। और जब वह पहुँचे थाने में तो उसमें कायमी की गई है और घटना की विवेचना की जा रही है। दमोह रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण कर लोकार्पण किया, जो अब 24 घंटे लहराता रहेगा। इस मौके पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगेगी। आजादी की लड़ाई में दमोह का अहम योगदान रहा है। इतिहास को समेटे दमोह के रेलवे स्टेशन को 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज के लिए चुना गया है, जो जिले वासियों का सौभाग्य है। राष्ट्रीय और राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम के लिए मैं रेल मंत्रालय का और रेल मंत्री जी का दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दमोह को चुना। दमोह 1842 की क्रांति का उद्गम का स्थान है। इस पवित्र भूमि को ये सम्मान मिला है, इससे हम सभी दमोहवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं।